हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 14 को विस्तार से देखा था। तो आज हम लोग आर्टिकल 15 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के एग्जाम के लिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इस चैनल पर हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस, जो भी IAS PCS का GS2 का सिलेबस है, उसे कंप्लीट करेंगे। GS2 में हम लोग का पॉलिटी का चल रहा है। उसके बाद हम लोग IR का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जितना भी पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल है उसमें जितना भी सिलेबस बचेगा उसे हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 15 में कौन कौन से सब क्लॉज हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में 6 सब क्लॉज हैं। 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6). पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में 2 सब क्लॉज थे, 14(1), 14(2). तो 14(1) क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान कहां पे है? आर्टिकल 14 में है। और 14(2) में क्या है? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। तो ये आर्टिकल 14(2) में ये दोनों विचार, ये आर्टिकल 14(2) में विधियों का समान संरक्षण का विचार था और इधर विधियों के समक्ष समानता का विचार था। तो ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विधि के समक्ष समानता की बात हो रही। और आर्टिकल 15(2) में अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 2 में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो ये कल हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग आर्टिकल 15 को डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 15 में हम लोग 15 फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। इसमें 6 सब क्लॉज हैं। तो 15 फर्स्ट से शुरुआत करते हैं कि 15 फर्स्ट में, आर्टिकल 15 फर्स्ट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच, धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव, इधर लिखिए केवल। तो यहाँ पे केवल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो पहली बात आप लोग ये याद रखिए कि यहाँ पे केवल है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपने नागरिकों को, ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। भारतीयों को ये अधिकार प्राप्त है, केवल भारतीयों को। जबकि आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी आर्टिकल 14 प्राप्त है। तो ये हो गया 15(1) में क्या प्रावधान किया गया कि जो भी भारत के नागरिक होंगे तो उनके बीच राज्य किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे राज्य अपने नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि राज्य अपने नागरिकों के बीच, और या केवल इन 5 आधारों पे राज्य अपने नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, वंश, जाति पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जन्म स्थान हो गया। तो हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। इसमें एक ये डायग्राम हो गया। इधर धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया और ये हो गया जन्म स्थान। तो राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। वंश क्या हो गया? चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे वो रंग का बेटा हो, सबके साथ राज्य समान व्यवहार करेगा। वंश हो गया। जाति क्या है? कोई भी ऊंची जाति का हो, चाहे वो निम्न जाति का हो,
सभी के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा। इधर क्या हो गया, ये लिंग हो गया। लिंग में क्या है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। जन्म स्थान मतलब वो भारत के किसी भी कोने से हो सकता है। राज्य इस जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इसे आप लोग डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। आर्टिकल 15, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब भी आप लोग अपने मेंस में लिखें तो इन आर्टिकल को भी अपने ब्रैकेट में उल्लेख कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 15 हो गया। और ये याद रखिए कि आर्टिकल में सिर्फ केवल 5 आधारों पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किन 5 आधार? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने नागरिकों के बीच नहीं करेगा। लेकिन इन 5 आधारों पे तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन और भी कई अन्य आधार होते हैं जिस आधार पे राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव कर सकता है। कौन से दो वो आधार है, तो उन्हें देख लेते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए डायग्राम को। तो राज्य अपने नागरिकों के बीच किस आधार पर भेदभाव कर सकता है? 5 आधारों पे तो राज्य कब भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे आधार हैं जिन पे जिस आधार पे राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव कर सकता है। तो वो कौन से आधार है? शैक्षणिक योग्यता, पहला क्या हो गया? शैक्षणिक योग्यता व दूसरा क्या हो गया? शारीरिक मापदंड। तो इन 2 आधारों पर राज्य नागरिकों के बीच भेदभाव कर सकता है। यदि आपको आईएएस बनना है तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कैसे भेदभाव करेगा? इस आधार पे यदि आपको आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपको पीसीएस बनना है तो पीसीएस लोक सेवा आयोग का पेपर आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और शारीरिक मापदंड के आधार पर राज्य कैसे भेदभाव करेगा? यदि आपको सेना में जाना है तो आपको शारीरिक मापदंडों को पूरा करना पड़ेगा। तो ये दो आधार हो गए जिस पे राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव कर सकता है। कौन से 2 आधार हो गए? शारीरिक मापदंड हो गए और एक शैक्षणिक योग्यता हो गई। यदि आपको आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति कहते कि हमें आईएएस बनना है, तो ये उसका अधिकार नहीं है। आपको इसमें राज्य भेदभाव कर सकता है अपने नागरिकों के बीच। यदि आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी क्लियर करिए, फिर आप आईएएस बनिए। और यदि आपको सेना में जाना है तो आपको सेना के जो भी शारीरिक मापदंड है उनको पूरा करना होगा, तब आप जाके सेना में जा सकते हैं। तो इन आधारों पर राज्य नागरिकों के बीच भेदभाव कर सकता है। तो ये हो गए शैक्षणिक योग्यता व शारीरिक मापदंडों के आधार पर राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव कर सकता है। ये हो गया आर्टिकल 15 फर्स्ट, बहुत ही हम लोगों ने विस्तार से देखा। अब हम लोग आते हैं 15(2) पे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल आप लोग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होता है, समझने में आसानी हो जाती है। तो आपको देखते हैं आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? राज्य या नागरिक अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे उनको निम्नलिखित स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेंगे। तो हम लोग लिख के देख लेते हैं एक बार। राज्य हो या व्यक्ति हो, अपने नागरिकों के बीच धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे निम्नलिखित स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से वे स्थान है जहां पे नागरिकों को प्रवेश करने पे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, वंचित नहीं करेंगे। अब कौन कौन से वे स्थान है? पहला, सार्वजनिक पार्क हो गए, स्नानागार हो गया, सिनेमा घर हो गए,
सिनेमा घर हो गए, और तालाब हो गए, सड़कें हो गई। तो इन स्थानों पे कोई राज्य या व्यक्ति द्वारा अपने नागरिकों को प्रवेश करने से वंचित नहीं करेगा। तो इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 15(2) में इस बात का प्रावधान है कि कोई राज्य हो या कोई व्यक्ति हो अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे इन स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेगा। तो ये हो गया आर्टिकल 15(2) में क्या क्या प्रावधान है, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये हो गया राज्य हो या व्यक्ति, जबकि 15(2) में राज्य है और व्यक्ति के विरुद्ध हमें यह अधिकार प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 15(1) में केवल राज्य के विरुद्ध हमें यह अधिकार प्राप्त था। उसमें क्या उल्लेख था कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, राज्य भी शामिल है और व्यक्ति भी शामिल है। ये देखिए आप लोग, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हमें यह अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गया आर्टिकल 15(2). अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15(3). आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। केवल आप लोग इसे नोट डाउन कर, केवल भी लगा लीजिए। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। ये केवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आईएएस के एग्जाम में सिर्फ केवल को हटा के लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत गलत होने की संभावना बनी रहती है कि केवल आपको याद रखना है कि इसमें केवल है, 5 आधारों पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। कौन सा है वो, आपको याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं। डीजे, वीजे, तो डी से हो गया धर्म, जाति, वंश और जन्म स्थान और इधर क्या हो गया, लाओ। तो आपको कैसे याद है ना, डीजे, वीजे, लाओ। डी से हो गया धर्म, जे से जाति, वी से वंश और जे से जन्म स्थान और एल से लिंग हो गया। तो आपको याद कैसे करना है, डीजे, वीजे, लाओ, एल से लाओ। एल का मतलब क्या है, लिंग के आधार पे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 15 में क्या है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग और धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) में क्या है, राज्य और नागरिक धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे नागरिकों के बीच किसी भी स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं करेंगे। तो ये हो गया 15(2) आर्टिकल। अब हम लोग आते हैं 15(3) आर्टिकल पे आते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आर्टिकल क्या कहता है, राज्य महिला तथा बच्चों के उत्थान के लिए, राज्य महिला तथा बच्चों के उत्थान के लिए प्रयास करेगा। उत्थान के लिए उपाय करेगा। तो कौन कौन से राज्य उपाय कर सकता है, तो आर्टिकल 15(3) में क्या प्रावधान दिया गया है कि राज्य महिला तथा बच्चों के उत्थान के लिए कोई उपाय करेंगे। तो इसमें कौन कौन से उपाय कर सकते हैं राज्य, तो राज्य क्या कर सकता है, राज्य बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत कर सकता है। राज्य 3 तलाक का कानून बना सकता है। और तीसरा क्या कर सकता है, बेटियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष कर सकता है। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य का ये दायित्व है कि राज्य महिला तथा बच्चों के उत्थान के लिए कोई उपाय करेगा। ये किसमें प्रावधान है, आर्टिकल 15(3) में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15। इसमें आप लोग एग्जाम्पल भी याद रखिएगा कि राज्य क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे आप लोग के राज्य के प्रयास हो सकते हैं महिला तथा बच्चों के उत्थान के लिए। तो राज्य क्या कर सकता है, राज्य बेटियों की विवाह की उम्र को बढ़ा सकता है, 3 तलाक के लिए कानून बना सकता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत कर सकता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15(3). अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 15(4) पे। क्या कहता है, 15(4) कहता है
कि राज्य, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तब कौन था? जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। तो इस संशोधन को आपको याद रखना है कि आर्टिकल 54 को कब जोड़ा गया था। तो इसमें क्या है? राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, जनजाति के उत्थान के लिए उपाय करेगा। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य समाज, इसे आप लोग याद रखिएगा, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े, राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए राज्य उपाय करेगा। तो इसे किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? आर्टिकल 15 फोर्थ में इसका प्रावधान है और इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 15 फोर्थ को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें क्या कहता है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति, एससी हो गए और एसटी हो गए, तो इनके उत्थान के लिए राज्य प्रयास करेगा। इनके उत्थान के लिए राज्य को उपाय करने होंगे। ये किसमें प्रावधान है? ये आर्टिकल 15 फोर्थ में इसका प्रावधान है और इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया 15 फोर्थ हो गया, इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब हम लोग आते हैं 15/5 पे, और ये उस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग आते हैं 15/5 पे आते हैं। तो 15/5 के बाद 15/6 होंगे, 2 आर्टिकल और बचे हैं, तो उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आप लोग को बस ये याद रखना है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़े का उल्लेख नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उल्लेख यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, एससी व एसटी के उत्थान के लिए राज्य को प्रयास करना होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 15 फोर्थ, इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 15/5 पे। 15/5 क्या कहता है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े व अनुसूचित जनजाति। तो इस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 15/5 में क्या है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 15/5 में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। इसे याद रखिएगा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उसमें कौन से आ गए? सरकारी शैक्षणिक संस्थान आ गए व निजी शैक्षणिक संस्थान भी इसमें शामिल है। तो इसे आप लोग को याद रखना है कि आर्टिकल 15 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों व निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15/5 के तहत। तो इसमें दोनों शामिल है, इसे आपको याद रखना है। निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान इस आर्टिकल के तहत किया गया है। 15/5 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों व निजी
शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ये प्रावधान लागू नहीं होता है। तो इसे आपको याद रखना है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान, ये वाला आर्टिकल आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है, आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है। तो ये आरक्षण कहां कहां पे लागू होता है, जो निजी शिक्षण संस्थान है और जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वहां पे आरक्षण का प्रावधान लागू होता है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 15(5), इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे लागू होगा सरकारी, निजी में और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं होगा। 15(5) क्या कहता है, और ये आपको वर्ग याद रखना है, सामाजिक एवं शैक्षणिक। यहाँ पे भी आर्थिक रूप से पिछड़ों का उल्लेख नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यहाँ पे भी नहीं आते, ना 15(4) में आते हैं, ना 15(5) में आते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 15(5) हो गया। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 15(6) क्या है और इसे कैसे जोड़ा गया था। 15(5) को 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया था। अब हम लोग आते हैं 15(6) पे। तो अब हम लोग आते हैं 15(6) को, अभी हाल में ही जोड़ा गया है 15(6). इसे कैसे जोड़ा गया, 103 संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो इसमें क्या प्रावधान है ये आपको याद रखना है। 15(4) कैसे जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 15(5) 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। और 15(6) 103 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रावधान है 15(6) में, कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% रिजर्वेशन की 10% आरक्षण का प्रावधान है। इसमें सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। आपको ये याद रखना है कि सामान्य वर्ग होना चाहिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है शिक्षण संस्थानों में आर्टिकल 15(6) के द्वारा। इसे कैसे जोड़ा गया, 103 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15(6) को जोड़ा गया है। तो इसमें प्रावधान क्या क्या है ऐसे आप लोग देख लीजिए कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है शिक्षण संस्थानों में। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15(6). हम लोगों ने 15(1) को देखा, 15(2) को देखा, 15(3) को देखा, 15(4) को देखा, 15(5) को देखा और 15(6) को देखा। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15 पूरा कंप्लीट। 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 15(5) को 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 15(6) को 130 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ये जो 15 आर्टिकल है ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि जो आर्टिकल 14 है ये सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे वो विदेश का नागरिक हो। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 15 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्टिकल 16। तो गाइस इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है। आपसे सीधे पीसीएस और आईएएस में ये संविधान संशोधन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 15(5) को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसके जो प्रावधान है उसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हम लोग का आर्टिकल 15 हम लोग का आर्टिकल पूरा हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग आर्टिकल 16 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।